Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to all of you in Physics with Shahab. आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू रखेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के हवाले से। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है ग्रिफिथ की बुक, इसकी 3rd एडिशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शाहबुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम कहते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। द चांस ऑफ एन इवेंट occur इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई कॉइन है और आप इसको टॉस करते हैं, तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। तो ज़रूरी बात है यहाँ पे हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल। 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है कि हेड आएगा और 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूम है हमारे पास और इसके अंदर जो है 14 पीपल मौजूद है। ये एक रूम है और इसके अंदर कितने लोग मौजूद है? इसके अंदर जो है 14 लोग जो है वो मौजूद है। ठीक है, 14 लोग मौजूद है और इनकी जो एजेस है वो कितनी है? वो इस तरह है कि एक बंदा इसमें से एक ऐसा है कि जिसकी एज जो 14 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हैविंग एज 14 इज इक्वल टू 1। और एक बंदा इसमें से ऐसा है कि जिसकी एज जो है वो 15 के बराबर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 15 इज इक्वल टू क्या है? 1 है। इसी तरह 3 लोग इनमें से ऐसे हैं कि जिनकी एज जो है वो 16 के बराबर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 16 इज इक्वल टू 3 है। इसी तरह नंबर ऑफ पर्सन जिनकी एज जो है वो 22 है, वो 2 है। हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 22 इज इक्वल टू 2। इसी तरह नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 24 इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज 25 इज इक्वल टू क्या है? 5 है। ठीक है, तो इनको अगर आप आपस में ऐड करें तो ये क्या है हमारे पास? 1 + 1 2 और बाकी 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 5 क्या है हमारे पास? हो ये 14 पीपल है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं? वो 14 है। ठीक है, तो हम कंसिडर करें कि नंबर ऑफ जे जो हमारे पास पीपल है जिनकी एज जे है, तो फिर क्या हम लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये बराबर है नंबर ऑफ पीपल विद एज जे इज इक्वल टू क्या है? 14 है। और इसको सम करते हैं तो हमारे पास जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है रूम में? वो 14 के बराबर है। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे कि मतलब जिन लोगों की एज 14 है इनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, जिनकी एज 15 है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग एज 14 इसको किस तरह मालूम करेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग एज 14 इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 14 है। मतलब एक बंदा ऐसा है कि जिसकी एज 14 है, तो 1 आउट ऑफ 14 है। इसी तरह द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग एज 15 क्या है? 1 आउट ऑफ 14 है, क्योंकि एक ही बंदा ऐसा है कि जिसकी एज जो है वो 15 के बराबर है। इसी तरह अगर आप ये प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग एज जो 25, तो ये इनकी तादाद हमारे पास क्या थी? 5 थी आउट ऑफ 14। इस तरीके से आप किसी भी एज के जो पर्सन्स है इनकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम लिख के नंबर ऑफ पीपल विद एज जे हमारे पास हो, तो इसको हम लिख सकेंगे पी ऑफ जे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल विद एज जे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जबकि टोटल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? वो हमारे पास 1 के बराबर होगी, यानी 100% होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एज? ये जो हमने एजेस डिस्कस किए इनमें से प्रोबेबल एज जो है वो कितना है? तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 25, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ पीपल विद एज जो 25 आर मैक्सिमम और इनकी तादाद कितनी है? 5 है। इनकी तादाद 5 है, इस वजह से इनकी आने की चांसेस ज़्यादा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू? अब इनमें से जो हमने एजेस डिस्कस किए हैं इनकी एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे? तो किस तरह मालूम करेंगे? हम क्या करेंगे, एक बंदा ऐसा है कि जिसकी एज 14 है, तो 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस
एक बंदा ऐसा है जिसकी एज 15 है तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 बंदे ऐसे हैं कि जिसकी एज 16 है तो 16 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 पीपल ऐसे हैं कि जिनकी एज 22 है तो 22 से मल्टीप्लाई करो। 2 पर्सन ऐसे हैं जिसकी एज जो है जिनकी वो 24 है तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 लोग ऐसे हैं कि जिनकी एज 25 है, इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करें। इनको सम करें और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पे डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट आ रहा है कितना, 21 आ रहा है। तो एवरेज एज हमारे पास क्या है, वो 21 है। अब अगर इसको हम जनरली लिखना चाहे कि ऐसी एज, मतलब इन लोगों में एज जो एवरेज वैल्यू आ रही है एज की, तो वो लेट से जे है, तो जे एवरेज बराबर होगी किस तरह, इस तरह हमने 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन विद एज जे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑफ जे के साथ और इसको डिवाइड करेंगे किस चीज के साथ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पे। तो ये हमें क्या वैल्यू देगी, ये अभी पता है हमें कि इन ऑफ जे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी के बराबर है पी ऑफ जे। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किस चीज से, इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे पी ऑफ जे के साथ, जबकि जे एज इट इज लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ जे इंटू पी ऑफ जे। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आ रही है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जे एवरेज जो है वो बराबर है किस चीज के, वो बराबर है समेशन जे इंटू पी ऑफ जे के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन जे, जबकि इनकी प्रोबेबिलिटी जो कितनी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो एवरेज वैल्यू है इसको हम एवरेज नहीं कहते बल्कि इसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, या इसको एक और नाम हम देते हैं, इसको कहते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसको कहते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई लेट्स से स्क्वायर हो और इनका हम एवरेज वैल्यू मालूम करना चाहे तो वो किस तरह मालूम करेंगे, जे स्क्वायर का एवरेज तो बराबर होगा जे स्क्वायर और इसको हम पी ऑफ जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जे स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी। इस तरह जनरली हमारे पास लेट्स से कोई क्वांटिटी हो एफ ऑफ जे, तो इसका हम क्या करेंगे, एवरेज किस तरह मालूम करेंगे या एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह मालूम करेंगे, एफ ऑफ जे इंटू पी ऑफ जे। पोजीशन के लिए हम इस तरह मालूम करेंगे x इंटू पी ऑफ एक्स, मोमेंटम के लिए हम इस तरह मालूम करेंगे p इंटू पी ऑफ पी। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। अब हम यहाँ पे दो हिस्टोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, एक हिस्टोग्राम ये वाला है और एक ये वाला है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे एक लेफ्ट पे एक वैल्यू मौजूद है और एक राइट पे मौजूद है। ठीक है। और दरमियान में जो है वो एवरेज वैल्यू है। तो ये जो ग्राफ है वो शार्पली पीक्ड है। ठीक है, मतलब इसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे आप देखें तो एवरेज वैल्यू है दरमियान में और लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज मौजूद है 4 और राइट साइड पे भी 4 वैल्यूज जो है वो क्या है मौजूद है। ठीक है। तो इस हिस्टोग्राम में स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और इस हिस्टोग्राम में स्प्रेड बहुत कम है। अब इस स्प्रेड को कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी मालूम करते हैं डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या है कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है और हमारे पास जो इंडिविजुअल रिजल्ट है 1 2 3 4 इनमें कितना डिफरेंस है, इसको कहते हैं स्प्रेड। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि क्या, जे माइनस एवरेज ऑफ जे। अब हम इसका अगर एवरेज वैल्यू ले लें या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लें तो हम लिख सकते हैं जे इंटू जे एवरेज और इसको हम क्या करते हैं पी ऑफ जे यानी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि x जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो बराबर है x इंटू पी ऑफ एक्स, यानी x की वैल्यू और इसके साथ क्या करेंगे आप पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे x की जगह हमारे पास है j माइनस जे एवरेज है, तो j इंटू जे माइनस जे एवरेज मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ जे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब पी ऑफ जे जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यानी j के साथ और जे एवरेज के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो ये जो है इसका रिजल्ट आ रहा है जे एवरेज और इसका जो रिजल्ट आया पी ऑफ जे जो है 1 के बराबर है, 1 को जे एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे एवरेज आएगा। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा क्या हमारे पास, इसका रिजल्ट आएगा 0 हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो स्प्रेड को तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास हम डेल्टा जे मालूम करें, डेल्टा जे इसके बराबर है, इसका एवरेज ले ले
ठीक है। इसका एवरेज हम लेते हैं तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 0 आ रहा है। अब इस मसले से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मसले से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेल्टा जे आ रहा है इस का हम स्क्वायर लेंगे पहले और फिर इसकी जो है एवरेज लेंगे। पहले हम डेल्टा जे स्क्वायर मालूम करेंगे। डेल्टा जे जो है हमारे पास बराबर है स्प्रेड यानी जे माइनस जे एवरेज के बराबर है। हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे और फिर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करेंगे। तो किस तरह मालूम करेंगे, इस तरह मालूम करेंगे। पहले डेल्टा जे का स्क्वायर लेंगे, जे माइनस जे एवरेज होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है। मतलब जे हमारे पास क्या है, ए है और जे एवरेज जो है वो बी है। तो जे स्क्वायर प्लस जे एवरेज होल स्क्वायर माइनस 2 जे इंटू जे एवरेज, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम एवरेज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निशान मिटाए तो प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जे स्क्वायर है तो जे स्क्वायर और इसके साथ पी ऑफ जे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, माइनस 2 जे इंटू जे एवरेज, इसके साथ पी ऑफ जे मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या है हमारे पास, जे एवरेज होल स्क्वायर, इसके साथ भी प्रोबेबिलिटी जो है मल्टीप्लाई होगी। क्या होगा, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये जे स्क्वायर एवरेज के बराबर है। ये क्या है, 2 जे एवरेज इंटू जे एवरेज, और ये क्या है हमारे पास, जे एवरेज होल स्क्वायर है क्योंकि ये 1 के बराबर है हमारे पास, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जे एवरेज स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहा है जे एवरेज स्क्वायर और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, -2 जे एवरेज होल स्क्वायर। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। हम लिख सकते हैं जे स्क्वायर एवरेज ये वाला, और फिर इस -2 जे एवरेज स्क्वायर से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -जे एवरेज होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मतलब साइन का निशान जो था वहाँ पे वो मसला पैदा कर रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले डेल्टा जे का स्क्वायर लिया और फिर इसका जो है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम की, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन जब हमारे पास जो वेरिएंस आ रहा था इसका जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम इसको डिफाइन करते हैं क्या, इसको हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। जो हमारे पास जे स्क्वायर एवरेज माइनस जे एवरेज होल स्क्वायर आ रहा था, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे मतलब हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है वो बराबर है किस चीज़ के, जे स्क्वायर एवरेज माइनस जे बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था और इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम लेंगे। तो सिग्मा जो है हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगी, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात रही। अब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं किसी ऐसे लोगों की कि जिनकी उम्र जो है 16 ईयर्स है, 2 मंथ्स है, 2 डेज है और 2 सेकंड है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे हमें किसी भी स्ट्रीट में या किसी घर में या किसी भी मोहल्ले में। लेकिन जब हम ऐसी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं, लेट्स से कि लोग हैं हमारे पास जिनकी उम्र एजेस जो है वो 16 और 17 के दरमियान है, तो इसका रिजल्ट जो है वो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब यह है कि जितना आप इंटरवल बढ़ाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप किसी रैंडम की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो जब आप इंटरवल बढ़ाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इसके साथ साथ बढ़ती है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि जब हम ए और बी के दरमियान रैंडमली प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, इंटरवल के। यानी प्रोबेबिलिटी बिटवीन ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरवल विच वी कॉल डी एक्स को कहते हैं। और अगर हम इक्वलिटी का साइन लगाए राइट साइड पे हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट क्या है, रो ऑफ एक्स है और ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको कहते हैं। और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि साई एब्सोल्यूट स्क्वायर क्या है, ये बराबर है हमारे पास साई स्टार साई के बराबर। मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ होगा तो हम इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट मालूम करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पिछले वाला रिजल्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमारे पास है क्या है, ये है
वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। ज़्यादातर रिजल्ट्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही मालूम करते हैं, और इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। और तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमें पता है कि वो क्या चीज़ है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने इस तरह डिफाइन की थी, x माइनस इन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी इनटू रो ऑफ x dx। अब रो ऑफ x आपको पता है क्या है, आपको पता चल गया कि ये साई एब्सोल्यूट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम साई एब्सोल्यूट की वैल्यू पे पुट करेंगे, तो हम इस तरह मालूम कर सकते। इस तरह मोमेंटम की भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो, लेट्स से पोटेंशियल की भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से मालूम करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स की दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।